अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये पूरे महीने का होमवर्क नहीं है, ये टोटल 6 घंटे का होमवर्क है। सुन लें, पहले मुझे गुस्सा आया हुआ है, बोर्ड मिट गया, ठीक है ना। आप चुप करके बैठे हैं, कोई ऐसे ही मेरे अताब का शिकार ना हो जाए। सुन लें, अब एक सिटिंग में ये 4 सवाल करने हैं, चौथा सवाल अभी हो जाएगा, डिस्कस कर लूँगा जो प्रॉब्लम है। यानी ये सवाल आपके किए हुए सवाल हैं, सब के सब। निज़ाम वाला सवाल मैंने जो एडजस्टमेंट डिस्कस करने लायक थी वो कर ली हैं, रूल्स लिखवाते हुए 2 एडजस्टमेंट्स थी, बाकी कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। तो वैसे अगर इंसाफ किया जाए तो किए हुए सवाल के ऊपर आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इनमें से कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप आधे घंटे से कम में ज़्यादा में करें, लेकिन मैंने फिर भी इसको 2.5 घंटे कहा, 2.5 घंटे में, लेकिन करना है एक सिटिंग में। यानी आप संडे वाले दिन ये काम कर लें और मंडे वाले दिन ये काम कर लें। अगर आप ट्यूसडे वाले दिन खुशी या गम में होंगे आपके बकौल, तो फिर आप मंडे तक ये काम कर लें। इधर देखें, बाबर वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ पास क्वेश्चन बैंक 4 डिस्कस करना है, ताहिर वाला, उसकी एडजस्टमेंट इसकी एडजस्टमेंट सेम है। ये भी इंशाल्लाह 45 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है। टाइमर लगा के सवाल नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है होमवर्क करने का, आप फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक बच्चा मुझे मार्कर ला दे प्लीज़, ये आज नहीं है कोई एक GAC, और एक बच्चा AC चला दे। ओके, अच्छा जल्दी से आना बेटा प्लीज़। अच्छा जी, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, ये 2.5 घंटे में हो गया। उसके बाद राहील और ये 2 क्वेश्चन राहील डिस्कस नहीं कर सका पिछली क्लास में, उसमें डेटर और क्रेडिटर कन्फर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, तो ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। डिस्कस तो मैं कर ही लूँगा बुध वाले दिन। वैसे बुध वाले दिन BRS वाला सवाल वैसे मैंने करवाना है, जिन्होंने उस दिन छुट्टी करनी है बता दूँ ना उनको। तो ये 1.5 घंटा इन 2 सवालों का कितना बन गया? 4 हो गए। इन 2 सवालों पे आपका कितना टाइम लग जाएगा? मैक्सिमम 1 घंटा। तो आपने दोनों सवाल क्यों हैं? GC का सवाल आपने ज़्यादा तफसील से किया हुआ है, कम है पास पेपर में, दरअसल कम है। हमने तो एसिडी, कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन, कंसल्टेंट फी ये भी ऐड कर लिया था, ठीक है। तो बहरहाल ये 1.5 घंटा, ये दोनों मिलाकर 1 घंटा, 5 हो गए। और 1 घंटे में ये नोट बनाना है। इसमें बोरिंग कॉस्ट वाला सब नोट भी अब आपको आता है, ठीक है। ये तो बहरहाल मस्ट है ना, ये कर लेंगे तो आपका ही फायदा है। पास आपने होना है, CA आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे इस पढ़ने के ऊपर, मुझे क्या फ़ायदा मिलना है। तो ये तो मस्ट है ना, इसके बगैर तो कोई भी ना आए बुध वाले दिन, ठीक है। और ये जो हैं ये पास होने वालों के लिए मस्ट है, जो पास होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट के बाद आके फिर मारा मारी शुरू हो जाती है, आपको पता ही है। तो यहाँ से काफ़ी सारी वेटेज हम जो है वो कवर कर चुके हैं रिजल्ट से पहले, तो यहाँ तक तसल्ली हो जाए। ये एक सवाल वैसे ही बरकत के लिए, ताकि आपको वो चीज़ें भूलें ना, बस आप ऐसे ही रिवाइज़ कर जाएं। बाकी तफसीली रिवीजन तो आप एंड पे करेंगे, उसके लिए तो हम प्लान डिस्कस करेंगे ही जब आप घर जा रहे होंगे, तो तफसीली रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये एक सिटिंग में करेंगे, आपकी ज़िंदगी सिंगल एंट्री में आसान हो जाएगी, इसलिए कहा एक सिटिंग में कर लेना, ठीक है। बाकी ये दोनों सवाल तो नए हैं, इनको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह बुध वाले दिन, ओके। पास पेपर 16 की एडजस्टमेंट एक पेंडिंग थी, उस पर आ जाए, ज़रा क्वेश्चन ओपन कर लें।
ओके जी, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अशफाक एट 30 जून 13। अशफाक की बैलेंस शीट, मैंने यही कहा है कि ये पास होने वाले बच्चे सारा होमवर्क करें, तो आप तो पास होने वालों में से करके आओगे इंशाल्लाह सर। जी, अशफाक की ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन थी, इससे मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री बता दो कितनी है। 1805, ठीक है, बाद में देखते हैं। और यहीं से क्रेडिटर का ओपनिंग बता दें, 1102, ठीक है जी। अब बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री का गिवन था, नेक्स्ट पेज पे गिवन है 702, ठीक हो गया जी। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का गिवन था सवाल में क्लोजिंग गिवन नहीं था, ठीक हो गया जी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। सारा टेबल हो गया, आगे बढ़े। पॉइंट 1 तो हम करते ही हैं, ज़रा बाद में देख लें। ऑल गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 60, ऑल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स हैज़ बीन बैंक्ड, वगैरह वगैरह सारी बातें बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। मैंने सिर्फ ये 2 लेजर्स सामने रखे हैं, मुझे ये रेलेवेंट फिगर्स चाहिए। कैश या बैंक, परचेज, क्रेडिटर्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। इनमें से अब क्या कुछ गिवन है ये देख लेते हैं। बैंक की पेमेंट साइड पे आए, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स। इसको हम क्या कहा करते थे, पेमेंट टू द, कितने बच्चों ने ये सवाल घर पे किया था? चले, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, तो पेमेंट टू द क्रेडिटर्स की एंट्री बोलें, ठीक है। बैंक है, कैश है, जो भी है, बस पेमेंट है जो भी है जी। क्रेडिटर डेबिट बैंक 0.7, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाकी का सवाल आपने देख ही लिया। आगे कौन से 1-2 पॉइंट्स लिखे हुए थे, उनके अंदर जो है वो हमें डेप्रिसिएशन गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, बस, ठीक हो गया जी। अब ये सिचुएशन है सामने, हमारे पास हुआ क्या करता था, परचेज की फिगर बैलेंसिंग निकलती थी, इसको यहाँ लिखते थे और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती थी। लेकिन आज यहाँ पे क्लोजिंग मिसिंग, तो परचेज की फिगर नहीं निकल सकती, परचेज की फिगर नहीं निकल सकती तो क्रेडिटर की फिगर भी नहीं निकल सकती ये, और यहाँ से बैलेंसिंग फिगर की तरफ भी नहीं जा सकती। एडजस्टमेंट तो मैंने अभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है। अब मसला ये है कि परचेजेस का डाटा, मतलब परचेजेस गिवन नहीं है, लेकिन परचेजेस कैलकुलेट करने का थोड़ा सा डाटा हमें पॉइंट 1 में उसने दे दिया। तो क्या कहता है पॉइंट 1 में, क्या कहता है बताएं? परचेजेस उसने सारी की हैं एक ही बंदे से, आगे who allows a discount of 3% on goods purchased in excess of 3 million in a year। कहता है जी उसने एक ही बंदे से परचेजेस की और उस बंदे ने ये कहा है कि अगर आपकी पूरे साल में 30 लाख से ज़्यादा की परचेजेस हुई तो जो 30 लाख से ऊपर वाली परचेजेस होंगी उन पे 3% डिस्काउंट मिलेगा इन एक्सेस ऑफ 3, यानी कि 3 मिलियन पे तो जो है वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 3 मिलियन से ऊपर जो परचेजेस जाएंगी उन पे डिस्काउंट देगा। अब आगे कहता है द डिस्काउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 अमाउंट्स टू ₹265। एंड को ना पढ़ो फिलहाल, छोड़ो उसको, देखते हैं बाद में। हाँ जी, डिस्काउंट है इस साल में, 30 जून 14 हमारा साल है, डिस्काउंट इसमें है। इसका मतलब क्या है, इस साल परचेजेस 3 मिलियन से ज़्यादा हुई हैं तो ये डिस्काउंट आया है ना। इसका मतलब 3 मिलियन तो हैं ही हैं परचेजेस, उससे ऊपर कितनी है ये नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं परचेजेस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कुछ परचेजेस इसके अंदर विदाउट डिस्काउंट वाली हैं, वो कितनी है 3 मिलियन, 3000 कर लें, 1000 में लिख रहे हैं सारा डेटा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ परचेजेज हैं जी, बिल्कुल परचेजेज हैं। उसकी वजह ये है कि उसने बताया है इस साल के अंदर हमारा डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है इस साल का? 265.8। ये डिस्काउंट कितना है? 3%। बताओ टोटल परचेजेस निकल सकती हैं?
टोटल परचेजेस कैसे निकलेंगी? अगर ये 265.83 है तो ये कितने पर मिला होगा वो निकालने के लिए 100 निकाल लेते हैं, इंटू 100 कर दें, आंसर कितना है 88, टोटल 11860। कितने बच्चों ने ये परचेज की फिगर निकाल ली थी घर पे? ये मुश्किलें एंट्री तंग करती थी, बहरहाल थोड़ा सा सोचने से देखें ना, आप कैलकुलेटर पे लिखें 8860 लिख लिया, इस पे लगाएं 3%, 265.8 आ गया ना, ये बात समझ आ गई है। 3 मिलियन तक तो कोई डिस्काउंट नहीं, उसके बाद वाली परचेजेस पे डिस्काउंट था, अब उसने डिस्काउंट दे दिया, फॉर्मूला वही यूज हुआ है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड परचेजेस चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल परचेजेस। बेटा पेमेंट तो क्रेडिटर को होती है, परचेजेस कितनी है पेमेंट वो की बराबर तो कभी नहीं होती, वरना क्रेडिटर का तो कॉन्सेप्ट ही ना होता, कैश परचेजेस थोड़े ही हैं। बात समझो, ये परचेजेस की फिगर निकाली है जिसकी एंट्री हुआ करती है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, सॉरी थोड़ा सा, हाँ कैश भी होता है वैसे तो, लेकिन सवाल चुप हो तो हम उसको क्रेडिट अज्यूम करते हैं ना। परचेजेस डेबिट कैश भी क्रेडिट हो सकता है और क्रेडिटर्स भी क्रेडिट हो सकता है। तो ये जो 11,860 निकला है ये परचेज की फिगर निकली है, ना के पेमेंट टू क्रेडिटर्स की। तो बैंक में तो पेमेंट आ रही होती है, आपने 100 रुपए की चीजें खरीदी, 50 पे किया 50 नहीं पे किया, तो परचेज तो 100 ही है ना, बात समझ रहे हो। अच्छा, अब चूंकि हम हम परचेज का लेजर नहीं बना रहे होते, बल्कि इसकी बजाय कौन सा लेजर बना रहे होते हैं, इन्वेंट्री का लेजर बना रहे होते हैं, तो फिर हमारी एंट्री बन गई इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, ठीक है जी। मैं इसको अपनी नंबरिंग दे लेता हूँ, ये मेरी वर्किंग 1 है, ये वर्किंग 2 है, पता नहीं आपके तो किस तरतीब से नंबरिंग चल रही होगी, फिर समझा रहा हूँ, बाकी सवाल तो नहीं कर रहा ना, सिर्फ ये मसला था। तो ये पहली एंट्री वर्किंग 3 में हमने परचेजेस कैलकुलेट किए हैं, तो एंट्री बन गई इन्वेंट्री डेबिट 11,860 से और क्रेडिटर क्रेडिट 11,860 से, और परचेजेस की बजाय हम ये इन्वेंट्री लिख चुके हैं, देखो एंट्री के अंदर, ठीक है। आज ये बैलेंसिंग नहीं निकला, आज ये वर्किंग 3 में हमने कैलकुलेट किया है ये, ठीक है, वर्किंग 3 डन। ये बात हो गई, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब अगली बात, डिस्काउंट भी तो मिला है, जरा स्टेप वाइज समझिएगा बात को। आपने डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री जो पड़ी हुई है मुझे पहले वो बताएं, आज तक जो पड़ी हुई है, क्रेडिटर्स डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, चलो लिख तो लें 265.8, आपने तो ये एंट्री पड़ी हुई है, लेकिन देखें ये एंट्री सेटलमेंट डिस्काउंट की है, कैश या सेटलमेंट, ये अजीब सी ट्रांजैक्शन उसने बनाई थी, ठीक है। ये कोई कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही है, लेकिन अरेंजमेंट अजीब सा है। वो कहता है कि जी आप हमारे पास से चीजें खरीदते रहें क्रॉस पे, हम आपको 3 मिलियन से एंड पे बैठ के हिसाब करते होंगे ना, पूरा साल से परचेज करते रहे, साल के एंड में बैठ के हिसाब किया कि ये इतनी परचेजेस थी, 3 मिलियन से ऊपर इतनी है तो इतना डिस्काउंट बन गया, बात समझ आ रही है, इतना डिस्काउंट बन गया। तो ये क्रेडिटर डेबिट होने वाली तो जो डिस्काउंट ये है नहीं, ठीक है। ये तो ऐसे ही है कि उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे चीजें खरीदें और पैसे देते रहें, फुल पेमेंट करते रहें, और जब साल एंड होगा बैठ के हिसाब करेंगे और हिसाब करके जितनी आपकी डिस्काउंट की अमाउंट बनेगी वो हम आपको दे देंगे, ठीक है बेटा, सही है। इसका मतलब कहना वो ये चाह रहे हैं कि आप आके हमसे कैश ले जाएं, ये डिस्काउंट इसलिए इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालांकि हम नहीं किया करते ट्रेड डिस्काउंट तरह की इनकम को रिकॉर्ड, लेकिन ये है नहीं उस तरह का। ये कह रहे हैं पूरे पैसे लाओ फिर हमसे पैसे ले जाना। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अगली लाइन
कहाँ से, यहाँ से शुरू कर दूं? कैश की एंट्री। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पैसे देने थे, उसने कहा जल्दी जल्दी पैसे लाओ, कुछ पैसे और छोड़ देता हूं, ये सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। लेकिन ये तो ऐसा डिस्काउंट नहीं है, वो तो ये कह रहा है परचेज करो। देखें ये ग्रॉस परचेजेज है, ये ग्रॉस परचेजेज है, देख लो। ये तो वैसे ही 100 था ना, ये तो डिस्काउंट था ही नहीं। जो डिस्काउंट यूज करके भी हमने 8860 निकाला, देखो मैंने 100 निकाला है, मैंने 97 नहीं निकाला कि मैं कहूं इसमें से डिस्काउंट निकल चुका है। तो वो भी यही कहता है कि टोटल परचेजेस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, सारा साल परचेज करो, एंड पे बैठ के हिसाब। इस तरह की ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको बताया था नॉन रिकरिंग है ना, इससे पहले ना उसको भी एहसास हुआ ये देने को, है कि कर देता, उसके बाद कभी ये एडजस्टमेंट नहीं आई। बट आपके सवाल में इसीलिए आपको करवा दी थी कि ये तो है ना, ये ना प्रेप लीव पे बैठो सवाल करने और को ये एडजस्टमेंट ना हो, कराया ही कुछ नहीं। तो कराया कुछ नहीं होता, नॉन रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट एक आधी बार अगर वो किसी सवाल में नहीं है तो उस्ताद सोच के छोड़ भी देता है कि यार कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो बहरहाल आपको कोशिश मेरी होती है कि ना ही ऐसी कोई बात हो कि आप कोई तजर्बा करें और उस वक्त आपको नज़र आए कि जी ये काम तो हमने किया नहीं हुआ, तो सब कुछ आते हुए भी आप सब कुछ भूल जाएं। अच्छा जी ठहर जाएं, ये नहीं हो सकता। बाद में ताहिर वाला सवाल भी डिस्कस करना है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, कैश डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, ये बात समझ आती है। अब अगली बात पढ़ें, वो जो एंड के आगे लिखी हुई थी, क्या कह रहा है, फिर शुरू से पढ़ लेते हैं। ही परचेज गुड्स फॉर अ सिंगल सप्लायर हु अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये देखो ना, वो ये नहीं कह रहा हु अलाउड अ डिस्काउंट ऑन अर्ली सेटलमेंट, क्या कह रहा है, ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन गुड्स परचेज्ड, परचेजेस पे ये डिस्काउंट मिला, इसलिए क्रेडिटर डेबिट नहीं किया, ठीक है। परचेज इन एक्सेस ऑफ 3 मिलियन, ये बताने के बाद कहता है द डिस्काउंट फॉर द ईयर 30 जून 14 अमाउंट्स टू ₹265.8। हमने कहा लो जी कैश दो, उसने कहा सबर सबर अभी टाइम नहीं है, क्या कह रहा है, अमाउंट टू रुपीज, हाँ, एंड वुड बी रिसीव्ड इन अगस्त 2014। इसका मतलब अभी रिसीव नहीं हो रहा, ये 30 जून पे हमारा साल तो एंड हो जाना है, तो ये कैश डेबिट करने की बजाय क्या डेबिट कर लो, डिस्काउंट रिसीवेबल डेबिट कर लो, ठीक है। बात समझे हो? मैंने आपको वो ओरिजिनल एंट्री लिखवाई जिससे आप वाकिफ थे। मैंने कहा ये सेटलमेंट डिस्काउंट तो नहीं है, ये तो परचेज पे डिस्काउंट है। वो कहता है परचेजेस करो, बाद में आके पैसे ले लेना। फिर हम पैसे लेने गए, यानी क्रेडिट डेबिट नहीं कैश डेबिट, पैसे लेने गए तो उसने कहा अभी नहीं, फिर कभी लेना। तो हमने कहा ठीक है, रिसीवेबल तो बन गया, हमारी 3 मिलियन से ऊपर परचेज गई है, हमें डिस्काउंट मिला है, उन्होंने हमें बता दिया है कि अगस्त में ले जाना, 30 जून पे ये रिसीवेबल है, करंट एसेट है। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास सेल्स हैं 100 रुपये की और मैंने लेस परचेज लिख रहा हूँ ज़रा समझाने के लिए कुछ, ठीक है। मैंने परचेज यहाँ पे लिखा जी 70 का, जीपी कितना आ गया, 30 का जीपी आ गया। उसके बाद मैं ऐड क्या किया करता हूँ, अदर इनकम, वहाँ पे जाके मैंने लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, कितनी, नहीं ये थोड़ा ही है, अभी को और बताओ, 5 रुपये कर लो, ठीक है। और बाकी सब कुछ छोड़ो, बस नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं है, अज्यूमिंग और कुछ नहीं है, कितना बन गया 35, ठीक है। हमने परचेज को ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया, ग्रॉस, और इनकम को अलग रख लिया, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, बेटर प्रेजेंटेशन ये है कि जिस एक्सपेंस के करने पर ये डिस्काउंट मिला, हम उस एक्सपेंस को ही वहां पे जाके नेट क्यों ना कर दें। 70 की परचेज थी, -5 करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नेट। ये क्या बन जाएगा, नेट। ये नेट हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे ही ये 65 आया, यहाँ पे क्या हो गया 30, देखो 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 35, यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये तो हम उठा के इधर ले गए
ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी कितना है तो बेटर प्रेजेंटेशन यही है। आप आगे FY2 में जाके पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम, आपने टैक्स तो पढ़ा है ना, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, टैक्स पढ़ा आपने, 30 जून ईयर एंड था, आपने एक अंदाज़ा लगाया हम इतना टैक्स पे करेंगे। अब 30 सितंबर को पे करने जाओगे तो हो सकता है टैक्स ज़्यादा भी हो जाए कम, टैक्स वाले कहीं आपने कम अंदाज़ा लगाया, ज़्यादा दो, आपने ज़्यादा लगाया कम दो। अब अकाउंटिंग में तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं, तो पिछले साल की गलती अगले साल पता लगे तो आप उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। कम किया था तो बढ़ाते हैं एक्सपेंस को, टैक्स एक्सपेंस को, ज़्यादा रिकॉर्ड किया था तो रिवर्स करते हैं। लेकिन चलो बढ़ाने को तो एक्सपेंस कहते हैं, कमी को इनकम, नेचर तो इनकम है ना, उसको इनकम में लिखने की बजाय अकाउंटेंट्स कहते हैं बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, जहां एक्सपेंस है उसी को रिवर्स कर दो, पिछले साल जहां ज्यादा चार्ज हुआ था वहीं पे ये रिवर्स हो जाए, नेट ही कर दो। तो ये भी वही है, आप इनकम अलग रिकॉर्ड करो या आप ऊपर एक्सपेंस को क्या कर दो, नेट। तो अगर आप एक्सपेंस को नेट कर दोगे, इनकम रिकॉर्ड करो, इनकम बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, इनकम बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो इनकम क्रेडिट। और अगर एक्सपेंस को कम करना है भाई, इनकम बढ़ाओ या एक्सपेंस कम करो, प्रॉफिट पे तो असर कोई नहीं पड़ रहा, एक ही बात है, इनकम 5 से बढ़ाओ या एक्सपेंस 5 से कम करो, देयर इज नो डिफरेंस ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो इनकम बढ़ने की एंट्री इनकम क्रेडिट और एक्सपेंस कम करने की एंट्री एक्सपेंस क्रेडिट। और ठीक है ना, अब हमने कहा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को अलग रखना, रख सकते थे, सवाल भी सही हो जाता, सवाल नेट में टोटल आके बिल्कुल सही हो जाना था, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये मुनासिब नहीं है, परचेस के ऊपर डिस्काउंट मिला ना। जैसे आपको अगर याद हो IAS 16 के अंदर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेस्ट रन को एसडी कॉस्ट में ऐड करते थे, ठीक है। अब वो टेस्ट रन से जो चीज बनती थी उसको बेचते थे तो उस प्रोसीड को इनकम में नहीं लिखते थे, आप क्या कहते थे, ये टेस्ट रन की कॉस्ट में से नेट कर दो ना, मुनासिब है ये, ठीक है। तो वो भी यही कह रहे हैं, इस परचेज की वजह से एक हमें इनकम हुई है, तो अलग से वो परचेज ज्यादा दिखाना और इनकम अलग दिखाना, इससे बेहतर है कि हम परचेज को ही नेट ऑफ डिस्काउंट दिखाएं। भाई सही है, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट करो या परचेज क्रेडिट करो। वो देख लें ऊपर देखें, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट करें या परचेज क्रेडिट करें, प्रॉफिट पे कोई असर पड़ता है नहीं, तो बेटर प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, नो इशू। लेकिन अगली बात आपको पता ही है, परचेज का लेजर तो हम बना नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो इन्वेंट्री का लेजर बना रहे हैं। तो ये एंट्री आपको नजर आ रही थी असल में, तो ये एंट्री आई के अपने कर दी, जान छुड़ा ली। तो आप लोगों को तो इतना सोचने के बाद ये एंट्री पर, तो एग्जाम में बहरहाल नॉन रिकरिंग नेचर की चीज़ कभी कभी ऐसी आ जाती है और उसको गलती का एहसास होता है, आइंदा फिर वो कभी ऐसी बात नहीं लिखा करता, ठीक है। बहरहाल ये एंट्री आपको नजर आई सवाल के अंदर, डिस्काउंट रिसीवेबल आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आपको नजर आ रहा होगा, सवाल में है भी करंट एसेट ना, बोलो, डिस्काउंट रिसीवेबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 265.8, यानी परचेज, ये देखो ना, परचेज और ये डिस्काउंट, यहीं पे नेट कर दो, यहीं पे नेट कर दो, आंसर सेम होगा। यानी आप नेट परचेज ही लेकर उधर चले जाते, आंसर सेम होता, लेकिन ऐसे ही चलो, ऐसे समझ आ रही है, सही चल रहा है काम, ठीक है। परचेज ग्रॉस और फिर उसका डिस्काउंट यहीं पे नेट करो, यहीं पे जहां पे परचेज पड़ी है वहीं पे डिस्काउंट नेट कर दो, अदर इनकम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या लिख दो, डिस्काउंट तो है लेकिन अभी अगर रिसीव हो गया तो यहां पे क्या लिखते, कैश, डिस्काउंट रिसीव हो जाए तो क्या लिखते, कैश डेबिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम को काटते, परचेज को काटते, इन्वेंट्री, तो एंट्री बन जाती कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन कैश नहीं आया तो रिसीवेबल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। नोटेड डाउन नहीं, रुकें, इधर देखें, ये क्लोजिंग अब बैलेंसिंग निकल सकता है, बोले 3,111.3, ठीक है जी, अच्छा 3,111.3, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये चूंकि डिस्काउंट था, अब इधर आप बैलेंसिंग निकाल 1269.2, एसी काम नहीं कर रहे ना, ज़्यादा खोलूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट बाहर चले जाएंगे। फिर इसको चेंज कर दिया,
असल में एंट्री ये की थी ब्लैक वाली, फिर उसको चेंज किया ब्लू लिखा, फिर उसको चेंज किया रेड लिख दिया, ठीक है ना, तरतीब नहीं बदली मैंने। तो कहानी डालनी थी, डल गई बस मेरे ख्याल से। पेज नंबर 422, क्वेश्चन बैंक 4। ताहिर रिटर्न्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट बार का मुल्क and returned to his motherland where he purchased a small खोखा। कियोस्क, एक दुकान, एक थड़ा, एक खोखा, एक चलता हुआ बिजनेस था, ठीक है। कियोस्क खोखे को कहते हैं वैसे उर्फे आम में, तो जरा बड़ा खोखा होगा ना, काफी महंगा खरीदा है इसने, ठीक है, ओके। हाँ जी, शॉप को ही कहते हैं। यार बस कर दो, तुम लोगों को रिजल्ट करीब आने पर भी डर नहीं लग रहा, चुप करके बैठो। अच्छा जी, ही टुक ओवर द बिजनेस ऑन 1 जुलाई 14। बिजनेस चल चलाओ में था कि ताहिर बाहर से आ गया, उसने देखा ये वाला बिजनेस तो बड़ा चल रहा है, उसने बिजनेस वाले को जाके कहा मुझे ये बिजनेस चलता हुआ ही बेच दो। ही परचेज अ स्मॉल कियोस्क, ठीक है जी। और कब उसने टुक ओवर किया उसको? 1 जुलाई। अब रिक्वायरमेंट पढ़ें। हाँ जी, रिक्वायरमेंट क्या है? 30 जून 15 की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने का कह रहा है। इसका मतलब किसी चीज का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होना और पहला ही साल है ये, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बैंक नंबर 4 ताहिर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है जी? टुक ओवर तो उसने कर लिया। वो कहता है ही टुक ओवर द बिजनेस ऑन 1 जुलाई 14, एक्वायरिंग द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री फॉर 1142 and rest of purchase price was apportioned as 1500 for fixtures and छोड़ें, इधर देखें। पहले तो मुझे ये बताएं कि उसने बिजनेस परचेज करने के लिए टोटल खर्चा किया कितना। सवाल आपने किया, कितने उसने अटेम्प्ट किया था, होमवर्क था जी। कितने पैसे पे किए थे फॉर परचेज ऑफ बिजनेस? 3-1। देखिए, होमवर्क करेगा जो फायदा उसी को होगा, बाकी मर्जी है आप लोगों की। ये छुट्टियों को काम में ले आएं, जितने सवाल क्लास वर्क या होमवर्क में हुए हैं वो सारे आपके हाथों से और दिमागों से और आंखों से गुजर जाएं तो बेहतर है, ठीक है, वरना बाद में बहुत देर हो जाया करती है फिर, ठीक है। तो तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं था, चलो पढ़ो जी। अच्छा, कितने पैसे पे किए उसने बिजनेस एक्वायर करने के लिए? 3192। कैसे पता लगा जी? बैंक की पेमेंट साइड पे आपको नजर आ रहा है परचेज ऑफ, तो बैंक से कितने पैसे निकाले? 3192। अच्छा, ये तो 3192 को छोड़ो। अब वो गया बिजनेस के पास, उसने जाके कहा ये बिजनेस मुझे दे दो। तो पुराने दुकानदार ने कहा ठीक है ले लो, लेकिन मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है। मैंने कहा हाँ, इन्वेंट्री समेत ही लेना चाहूँगा। कितने की है? उसने कहा 11,42,000 की। हमने कहा ठीक है, लाओ ये इन्वेंट्री आज से हमारी। भाई, इस बिजनेस में किसी भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस नहीं होना था, इन्वेंट्री का ओपनिंग 0 ही होना था, लेकिन पहले ही दिन ये एंट्री पढ़नी थी, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 1142। हमें उसने कहा इन्वेंट्री की कीमत है 1142। हमने कहा ये लो। फिर कहने लगा ये जो फिक्सचर्स और फर्नीचर्स नजर आ रहे हैं इनकी कीमत है 15 लाख। हमने कहा ये लो। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर या जो भी था 1500। हमने ये टोटल कितना बनता है? टोटल कितना बनता है? 26। हमने कहा ये पकड़ो 2642 और प्लीज दुकान से स्टेप आउट।
तो उसने कहा एवे ही स्टेप आउट। तू कितने बोले आपने? उसने, ये दुकानदार ने कहा कितने बोले आपने? उसने कहा जी 2652। सॉरी मैं तो 3192 लूंगा। देखा क्यों? अरे भाई साहब पिछले 5 साल से ये खोखा यहाँ पे है, लोग मुझे हटा के आपको बिठा देना तो लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चीज़ वही बेचते रहें तो वो आके फिर भी खरीदते रहेंगे। अगर उनको ये चीज़ यहाँ से ही मिलनी है तो यहाँ से मिलती रहेगी, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैश काउंटर पे मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं। तो मेरा नाम है, मेरी गुडविल है, मैं यहाँ पे पिछले 5, 6, 7, 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं ये 26 समथिंग से राज़ी नहीं होऊंगा, मुझे तो 31, मुझे तो 4 चाहिए। खैर कर आगे 3192 पे बात डन हो गई। अब मुझे बताएं 3192 पे किया है और एसिड्स हमारे पास आए हैं 26 समथिंग के, तो बाकी फिर क्या है? उसके नाम के पैसे दिए हमने, तो गुडविल आ गई बैलेंसिंग। कितनी जी? 550। अब आपके सवाल की ये एंट्री बन गई कुछ इस तरह से कि आपके पास देखें ओपनिंग तो सारे के सारे जीरो होने ही थे ना। ओपनिंग बेटा किसी का बैलेंस मत लिख लेना प्लीज, ओपनिंग बैलेंस ना लिख लेना कि जी इन्वेंट्री तो पहले से आ रही थी। भाई वो पुराने बिजनेस के लिए पहले से आ रही थी, इसके लिए ओपनिंग जीरो था। फिर उसी दिन पहले दिन एंट्री हुई, यकम जुलाई 14 को एंट्री हुई। इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, गुडविल डेबिट बैंक क्रेडिट। एंट्री तो ये थी, हमने इकट्ठी कर दी, डन। कासिबर 18 बाबर में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक हो गया? ओके, होमवर्क में है। अच्छा, अब इसके अंदर एक्रूअल की भी थोड़ी सी रिवीजन थी, ठीक है, वो देखते हैं। हमारा साल कब शुरू हो रहा है? यकम जुलाई 14, और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 15। ठीक है, 2 एक्रूअल से इसके अंदर जरा अजीब तरीके से दिए हुए है। तो इंट्रो ही मैं कई बार कह चुका हूँ, सिंगल एंट्री में सवाल करने का तरीका सीख लिया तो कॉन्सेप्ट तो इंट्रो वाले ही हैं। सिंगल एंट्री का सवाल कैसे करना है वो अब हमें आता है, अब बाकी आपकी अपनी इंट्रो की कमाल है। बहरहाल फुल फ्लेज नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक बात मैंने एक्रूअल पे आज कर दी। स्टेप्स को बोला, अप्लाई किया एक्रूअल के, लेकिन उनको लिखवाया नहीं क्योंकि आज बच्चों की स्ट्रेंथ ज़रा कम थी। तो मैं फिर वेडनेसडे को वो एक्रूअल लिखवा दूंगा, फिर बीआरएस रिवाइज करके बीआरएस के सवाल की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, तो आज एक चांस उनको दिया है कि जो आज चले गए हैं वो बुध को आ जाएं शायद, तो मैं एक्रूअल के स्टेप्स लिखवाऊँगा। परफॉर्म किया, जो आज आए हुए हैं उनके लिए परफॉर्म किया है। जब वो आएंगे तो सिर्फ लिखेंगे आप लोग भी, लेकिन इस तफसील से वो नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, तो वो ना बना करो। ठीक है, क्लास के बाद बताऊंगा क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, हाँ, मैसेज क्या करना है अभी क्लास के बाद मिलना, लाइव ही बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा सुने, इज्तिमाई दुआ नहीं हुआ करती इस मामले में तो हर एक को अपना, जिस दर्द से आप दुआ मांग सकते हैं, नो वन डेयर्स। ओके, मैं क्यों इमेजिन करूं जी, मैं पास हो गया हूं। अभी पिछले साल फीस नहीं दी थी, पता नहीं याद नहीं रहा क्या हुआ, इस साल 2 साल की फीस दी है। मैं तो पास होने के बाद फीसें देता हूं। ठीक है ना, आप लोग सोचें, इमेजिन करें। क्यों करूं इमेजिन? इमेजिन जी। कौन कौन से 2 एक्सपेंसेस थे? अच्छा, अगर मेरी बात माने तो रेट्स को काट के इंश्योरेंस कर लें। सवाल बाहर के मुल्क से आते हैं ना, रेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं, तो उस तरह से समझ नहीं आता, ज़रा उस तरह समझ नहीं आता। इंश्योरेंस का लफ्ज़ लिख लेंगे ना तो एग्जाम्पल में फिट आ जाएगा। सवाल तो यही रहना है और डाटा तो यही रहना है ना। रेट्स भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है। ठीक है, इंश्योरेंस लिख लें इसको। और ये मैंने क्या किया है, बैंक में पेमेंट साइड पे जो रेट्स नज़र आ रहे थे उनको काट के मैंने कहा इंश्योरेंस लिख लो। लिखा भी रहे तो मैं बोलूँगा इंश्योरेंस, आपकी मर्जी है, मुझे उससे परवाह नहीं है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट में अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग के अंदर लिखा 120 फॉर द ईयर, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेट्स ना, एंड रेट्स ऑफ, उस रेट्स को काट के भी इंश्योरेंस कर लो।
ठीक है। नॉर्मली इंश्योरेंस होती प्रीपेड ही है, लेकिन चलो आपको समझाना है, अब वो पेबल आ गया, खैर है, चलो माफ कर दो, मैंने वो ध्यान नहीं किया। चलिए वापस आए। ओके, बचपन में आपने जो एक्रूअल पढ़े, दो नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे एक्सपेंसेस, कौन कौन से हैं? एक रेंट है, दूसरा इंश्योरेंस। मैंने बोला आप इसको रेट कहना चाहें तो कह लें, मुझे इससे परवाह नहीं है, ठीक है। यूं कर लें, बल्कि मैं इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, फिर उससे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। ओके, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमने इंट्रो के अंदर जो एक्रूअल प्रीपेमेंट सीखे थे, वो क्या हम करते थे? हम सबसे पहले लिखा करते थे ओपनिंग। ओपनिंग प्रीपेड भी हो सकता था और ओपनिंग पेबल भी हो सका करता था। तो स्टेप 1 हमारा हुआ करता था एक्रूअल प्रीपेमेंट्स में, स्टेप 1 हमारा हुआ करता था हम पेबल्स ओपनिंग्स लिखते थे। उर्दू में लिखवाऊंगा ये स्टेप्स इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, स्टेप 2 हमारा हुआ करता था हम कैश रिकॉर्ड करते थे, कैश इज रिकॉर्डेड। और कैश रिकॉर्ड करते हुए हम भूल जाते थे कि ये कितने अरसे का कैश है। कैश अगले 50 साल का भी आज पे कर रहे हो ना, तो कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं सोचना कि ये अगले 50 साल का है। कैश रिकॉर्ड करते हुए अंधाधुन रिकॉर्ड करना है कैश को। हमारे साल में हमारे दराज से या बैंक से पैसे निकल गए तो कैश या बैंक क्रेडिट होना ही होना है। तो कैश या बैंक क्रेडिट करते हुए सोचना ही नहीं है कि ये कितने अरसे की पेमेंट है। क्लियर? तो स्टेप 2 हमारा होता था कैश इज रिकॉर्डेड। इंट्रो की बात कर रहा हूं। तो एक्सपेंस के केस में कैश कैसे रिकॉर्ड होगा? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या ख्याल है? साथ साथ सवाल करते ही चलें, ये रेंट को करते ही चलें साथ साथ। चलो ठीक है। हाँ जी, ओपनिंग कितना है? स्टेप 1 हम ओपनिंग लिखते थे। ओपनिंग कितना है? नील। सवाल ही अब शुरू हो रहा है, ओपनिंग कहां से आया? ठीक है। कैश रिकॉर्ड करेंगे। अब एक्सपेंस के केस में कैश पे हो रहा है तो कैश पेड की एंट्री, वो कैश है बैंक है, बैंक कह लो एक ही बात है, कैश या बैंक, चलो दोनों ही लिख लो, कैश बैंक जी। एंट्री बोलो, रेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 500 से। ओके। स्टेप 3 हमारा होता था हम कैलकुलेट करते थे क्लोजिंग। ओपनिंग ना नॉर्मली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता था, ये बचपन की बात बता रहा हूं, यहां पे भी ऐसा ही होता है। हम जस्ट लिखते थे ओपनिंग, रिकॉर्ड करते थे कैश, ये नॉर्मल था। ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग लिखा, कैश रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग कैलकुलेट करके लिखा, बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकला। ये भी हो सकता था कभी सवाल के अंदर कैश मिसिंग कर दे और एक्सपेंस की फिगर दे दे तो हम ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस लिखते थे कि बैलेंसिंग कैश आता था। ये भी हो सकता था कि ओपनिंग लिख के कैश भी मिल गया, एक्सपेंस भी मिल गया, क्लोजिंग बैलेंसिंग आ गया। तो 4 में से 3 आ जाते हैं तो चौथा बैलेंसिंग हो जाता है ना। बहरहाल नॉर्मली स्टेप्स यही फॉलो हुआ करते थे। ओपनिंग लिखते थे, कैश लिखते थे, कैश को रिकॉर्ड करते थे ना, और क्लोजिंग को कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है जी, जगह जरा कम है, कैलकुलेट क्लोजिंग। ठीक है जी। मैं चाह रहा हूँ ना तीसरा सवाल जो डिस्कस करना है वो यहीं पे हो जाएगा, ताकि फिर आप लोग पिक्चर ले सकें। नोट जो नहीं भी कर रहे अच्छा है, वो नहीं कर रहे तो जी क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे। अब क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए हम उसूल क्या होता था, ये उर्दू में लिखवाऊंगा अभी नहीं, अब उस मंडे को सिर्फ बुध को सिर्फ लिखवाऊंगा, ठीक है ना। लालच कितना है वैसे तुम्हारे अंदर जी। ओके, क्या कह रहा था? हाँ, ओपनिंग लिखा, कैश रिकॉर्ड किया, और कैश रिकॉर्ड करते हुए नहीं ध्यान किया कि ये कितने अरसे का है। और तीसरा काम क्लोजिंग कैलकुलेट करते थे। अब क्लोजिंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आखिरी पेमेंट को पकड़ लेते थे और उसकी रेंज चेक करते थे। आखिरी पेमेंट को पकड़ लेते थे और उसकी रेंज चेक करते थे। अगर तो अब मिसाल ले रहा हूं मैं, ये मिसाल ले रहा हूं प्लीज, कि हमने ये 500 पहले दिन पे कर लिया, पहले दिन किया या यहां किया या यहां किया, मुझे इससे लेना देना नहीं है, वो डेट नहीं ना बताई हुई उसने। ठीक है। अब हमने इस 500 को पकड़ा और इसकी रेंज चेक की। 2 ऑप्शन हो सकते हैं,
ये 500 की रेंज हमारे साल से पहले ही दम तोड़ जाए। एक एक्सपेंस है और उसकी रेंज, पेमेंट की रेंज साल से पहले रुक गई, तो इसका मतलब क्लोजिंग में कुछ पेएबल है या प्रीपेड? और से सुनो, एक्सपेंस है, उसकी पेमेंट साल से पहले ही दम तोड़ गई, तो क्लोजिंग में कुछ पेएबल होगा या प्रीपेड? और अगर एक एक्सपेंस है, उसकी पेमेंट की रेंज साल को चीरती हुई आगे निकल गई, तो ये क्लोजिंग में पेएबल है या प्रीपेड? अगले साल के भी कुछ महीने हम आज ही पे कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये तीसरे स्टेप के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले जरा अंग्रेजी को समझ लें जो लिखी हुई है। क्या कहता है जी? रेंट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखता है? 15 मंथ्स टू 30 सितंबर 19, 15। जो भी ये टू का मतलब क्या है, गौर से समझिएगा। वो ये कहता है कि 15 महीने का रेंट है। 15 महीने का रेंट है। कौन से 15 महीने? 15 महीने से 30 सितंबर 15 तक, टू वो 15 महीने जो 30, मैं उर्दू में लिखवाता हूं अभी, सर सुनो। वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 तक हैं, यानी यूं कह लें कि ये लिखता है, इस लिखने का मतलब ये होता है कि वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 को खत्म होंगे। बोलो, वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 तक हैं का मतलब क्या है? वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 को खत्म होंगे। बोलो, तो फिर ये शुरू कब हुए होंगे? यकम जुलाई 14 पे शुरू हुए होंगे, तो 30 सितंबर 15 पे ये जाके खत्म होंगे ना। बहरहाल हमें इससे क्या, कब शुरू हुए, खत्म कब हो रहे हैं, ये देखना है। बहरहाल इसको अंडरलाइन करो, लिखो इस जुमले का मतलब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, छुट्टी करने वालों को सही नुकसान हुआ। ये एक्रूवल की इससे अच्छी एडजस्टमेंट ना मुझे कहीं पास पेपर में मिली, ना मुझे कहीं क्वेश्चन बैंक में मिली। सबसे ज़बरदस्त एडजस्टमेंट थी सिंगल एंट्री के अंदर ही। लिखें जी, तो ऐसे नहीं है, आइंदा के लिए आपको सबक है। बुध को अगर किसी ने छुट्टी का इरादा किया हुआ है तो वो अभी से मुलतवी करके जाएं। ठीक है, मैंने ये रूटीन नहीं बदलनी पढ़ाने की कि कुछ और पढ़ा दूं। ठीक है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है बस। तो आप लोग पढ़ने आया करें, पास होने आया करें। ठीक है, सीए करने आया करें, नहीं तो बीए कर लें। लिखें 15 मंथ्स टू 30 सितंबर का मतलब लिखें वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 तक हैं, या यूं लिख लें वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 को ख़त्म होंगे। दोनों एक ही तरह की। वो 15 महीने जो 30/9/15 तक हैं, या वो 15 महीने जो 30 सितंबर 15 को ख़त्म होंगे। ठीक है, तो शुरू फिर यकम जुलाई को ही हुए। बहरहाल मैंने आपको कहा हमने क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। मैंने नहीं कुछ किया। हमने कहा कि हमने क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको तरीका क्या बताया? क्लोजिंग के अंदर आखिरी पेमेंट, साल के अंदर आखिरी पेमेंट को पकड़ लो। भाई साल के अंदर पहली और आखिरी एक ही पेमेंट है, उसको पकड़ लो जाके। ये 500 पढ़ लो इन्हों और इसकी रेंज चेक करो। मैंने कहा हाँ 500 तुम्हारी औकात। उसने कहा जी मेरी औकात चलते 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 यहां तक है, यानी अगले साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है जी, ये सितंबर 15 बनेगा ना, ये सितंबर 15 बनेगा। तो एक खर्चा रेंट है, उसकी पेमेंट की रेंज हमारे साल से भी आगे निकल रही है। मतलब हमने उसे अगले साल के भी कुछ महीनों के लिए आज ही पे कर दिया है। तो ये क्लोजिंग डेट पे क्या है? प्रीपेड। कितने मंथ्स प्रीपेड है? ये 3 महीने हमारे पास प्रीपेड है। तो क्लोजिंग में हमारे पास क्या आ गया? प्रीपेड। इधर देखें, प्रीपेड ऐसे डिसाइड पे आएगा ना, क्लोजिंग प्रीपेड। ठीक है, अब इधर देखें 3 महीने का प्रीपेड है ना, तो 500/12 इंटू क्यों 15? ये 15 महीनों का एक्सपेंस है। पर मंथ करना चाहो तो डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा। फिर पर मंथ आ गया। अब कितने महीने? 3। 100 इज क्लोजिंग प्रीपेड। स्टेप 4 हुआ करता था बैलेंसिंग फिगर, बल्कि यूं लिख लो, कैलकुलेट करते थे
बैलेंसिंग फिगर टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये 4 स्टेप्स में हम एक्रूवल किया करते थे। अब ये चेंज हो जाते थे कभी कभी, यानी कैश नहीं दिया तो वो बैलेंस ही निकालना है, फिर एक्सपेंस की डाटा दे देता था कि एक्सपेंस पहले कैलकुलेट कर लें, हम पहले एक्सपेंस करके कैश को एंड पे बैलेंस ही निकाल लेते थे, फिर क्लोजिंग भी होता था। तो ये चेंज होते रहते थे, स्टेप्स 4 ही होते हैं। जो बेसिक स्टेप्स सिखाए जाते थे इंट्रो में पहले, वो ये 4 ही होते थे। ओपनिंग लिखेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे अंधाधुंध, पेमेंट क्लोजिंग रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट को पकड़ के देखेंगे इसकी रेंज क्या है, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस। तो यही काम हम कर रहे होते हैं गैर महसूस तरीके से। ओपनिंग क्लोजिंग दिए होते हैं, कैश या बैंक से पेमेंट आ जाती है, बैलेंसिंग एक्सपेंस में लिख देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स ही परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है जी, समझ आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बैलेंसिंग जाएगा 400, ठीक है जी। सही है। अगला देखें जी, अगला क्या है, इंश्योरेंस कह रहा हूं मैं। अच्छा जी, इंश्योरेंस और हमारा साल, वैसे तो ये रेट के लिए एग्जांपल बन सकती थी, लेकिन रेट पाकिस्तान में उस तरह से रेट टैक्स को कहते हैं, और टैक्स का और हमारा साल आपको पता है डिफरेंट हुआ ही करता है। लेकिन आपको चूंकि रेट्स के नाम से उस तरह से वाकफियत नहीं है, तो मैं इंश्योरेंस की को नाम देकर ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी का और हमारा साल जरूरी नहीं कि सेम हो। अब हम ताहिर हैं, हमारा साल 1 जुलाई 14 को शुरू हो रहा है, 30 जून 15 को खत्म हो रहा है। जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस वालों का साल भी ऐसा हो, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, वो 1 जुलाई से 30 जून भी हो सकता है, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई सा भी साल हो सकता है उनका। तो इंश्योरेंस वाले कभी भी आपको आपके साल के हिसाब से इंश्योरेंस की जो है ना पॉलिसी नहीं दिया करते, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास तो हजारों लाखों की तादाद में कस्टमर्स हैं। जैसे ताहिर उनके पास गया 1 जुलाई 14 को, तो ताहिर ने उनसे कहा, ये 1 जुलाई को नहीं होगा, थोड़ा लेट चला गया होगा, ख्याल महीने बाद चला गया होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। उनको जाके कहा, जी मुझे इंश्योरेंस, हाँ आया है मैसेज, नहीं, अच्छा, मुझे इंश्योरेंस कवर दे दें आप, पूरे साल के पैसे ले लें। आज 1 जुलाई है, आज से अगले साल 30 जून तक। तो इंश्योरेंस वाले ने कहा, देखो भाई बात ये है कि आपके तो हम एक ही आदम जी इंश्योरेंस हम हैं आपकी किताबों में, या EFU इंश्योरेंस हैं हम ही हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन हमारे पास हजारों लाखों की तादाद में कस्टमर्स हैं, हर एक का अपना ही ईयर एंड है। तो हम अगर हर एक को उसके साल के हिसाब से पॉलिसीज देने लग गए, तो फिर तो हमने बाकी काम छोड़ देने चाहिए और सिर्फ अकाउंटिंग ही करनी चाहिए उनकी, कि हम प्रीपेड निकालें किसी का, पेबल निकालें किसी का। तो ऐसा करो आप फिलहाल ये 9 महीने के लिए जो रह गए हैं आपके हमारे साल में, हमारा साल जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, देखने देना, हाँ यही है ना। हमारा साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो आप 1 जुलाई पे आए हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने का आप प्रीमियम ले लें हमसे, पॉलिसी ले लें, और 9 महीने के बाद इसके पैसे दे दीजिएगा, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर आप हर 1 अप्रैल को आया कीजिएगा और हमसे नई पॉलिसी लेके घर चले जाया कीजिएगा। पैसे बेशक आप साल के बाद एंड पे देते रहिएगा, यानी हम साल के साल उसके बाद चलने लग जाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल से समझाया, फजूल एडजस्टमेंट बन जाती वरना समझ ना आती आपको, ठीक है। तो ये 2 का मतलब असल बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, हालांकि इंट्रो का कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से लिखा जाना। बहरहाल मेरी बात से तंग ना हुआ करें, मैं बार बार इंट्रो कहता हूँ, बात तो मैं पूरी समझा ही देता हूँ, आपको सिर्फ बता ये रहा हूँ कि परेशान ना हो, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, थोड़ी भूल गई है, खैर है, ताज़ा करवा रहा हूँ, रिलैक्स होके बस इसको समझोगे, चीज़ पुरानी ही है जी। तो हम गए उनके पास 1 जुलाई को प्रॉबेबली, तो उन्होंने क्या कहा, 31 मार्च पे हमारा साल, ये सारी बातें लिखी नहीं हुई है, मैंने कहानी बनाई है आप लोगों को गोली कराने के लिए, ठीक है ना, बाकी होगा यही, प्रैक्टिकली हो भी यही रहा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप 9 महीने का
पॉलिसी अभी ले लें, उसके पैसे हमें कुछ दे दें, फिर उसके बाद आप हर यकम अप्रैल को आया कीजिएगा, आपको पूरे 12 महीने की पॉलिसी, पूरे 12 महीने का इंश्योरेंस कवर हम लिख के दे देंगे जी, हम इस चीज़ पे देते हैं आपको, ठीक है। फिर आप क्लोजिंग डेट पर, अपने ईयर एंड पे क्लोजिंग डेट पर देख लिया कीजिएगा, अगर कभी पहले पैसे दे गए तो आप प्रीपेड लिख लिया कीजिएगा कुछ महीने, और अगर आपने ना पहले दिए तो आप पेबल लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि आपकी किताबों में तो सिर्फ हम ही है ना एक इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर हमने आपके साल के हिसाब से चलना शुरू किया तो फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कहानी इस तरह की थी। ये जो लिखा हुआ है इंश्योरेंस कितनी है, 9 मंथ्स टू 31 मार्च। भाई पता नहीं कब पे किया, वैसे लग रहा है बाद में ही पे करते हैं। तो हम इस दिन गए और हमने उनसे कहा, ये सारी कहानी हो गई, ठीक है ना, बता दिए जो हमने उनसे कहा इंश्योरेंस, उन्होंने कहा जी 31 मार्च 15 तक की इंश्योरेंस जो है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो पेमेंट आपको नजर आ रही है, ये जो पेमेंट आपको नजर आ रही है कितनी, 84, ये 84। अच्छा चलो स्टेप्स पे चलते हैं, जरा स्टेप्स भी रिवाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि वेडनेसडे को तो सिर्फ लिखने हैं, अभी रिवाइज कर लें जी। सबसे पहले बताएं जी, ओपनिंग में कोई प्रीपेड है, ओपनिंग में कोई पेएबल है नहीं। स्टेप 2, हम कैश रिकॉर्ड करेंगे और ये सोचेंगे नहीं कि कैश कितने अरसे का, अगले 700 साल का है, अल्लाह माफ करे, ठीक है। तो तब भी हमने नहीं सोचना, ठीक है, कैश पे हो रहा है रिकॉर्ड करो। तो कैश कितना पे हो रहा है, कैश या बैंक, बैंक है, चलो ठीक है। रेट जिसको मैंने कहा इंश्योरेंस डेबिट कैश बैंक क्रेडिट 84 से, ठीक है। स्टेप 3 रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग। अब पेबल या प्रीपेड, ये तो आखिरी पेमेंट को पकड़ के उसकी रेंज चेक करके पता लगता है। तो हमने आखिरी क्या, एक ही पेमेंट थी, वो जिस दिन भी हमें से क्या हमने देखा, मैं यूं लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, आप फिर ताकि कंफ्यूज ना हो। आप कहेंगे डेट लिखी नहीं हुई, आपने कैसे अज्यूम कर लिया वो साल के पहले दिन था या बाद में। आसान कर लेते हैं, ये देखें, ये ब्लू के ऊपर मैंने लिखा कितना पे हुआ है टोटल, 500, ठीक है। ये 500 पे हुआ था ना, 500 ही पे हुआ था ना। हमने कहा ये 500 जो तुम पे हुए, तुम्हारी रेंज, उसने कहा इतनी। हमने कहा अच्छा, साल से आगे 3 महीने प्रीपेड। हमने इस रेड से कहा, इससे कितनी पेमेंट, 84। हमने कहा रेंज, उसने कहा 31 मार्च। इसका मतलब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने तो हमारे साल के अंदर ही इसके क्या हो गए, पेएबल होंगे। इसके क्या होंगे, पेएबल। अप्रैल, मई, जून, ये क्लोजिंग डेट पे क्या होंगे, पेएबल। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये प्रीपेड, इसकी रेंज आगे निकल गई थी, और इसकी रेंज देखो ये यहाँ पे रुक गई है, ये तीर यहाँ तक आया, मतलब एक एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट जो है वो इस साल से आगे निकल नहीं रही, बल्कि इस साल से भी पहले गिर गई है। तो कुछ महीने तो अभी पे होने से बाकी है। तो इसका मतलब क्लोजिंग में पेएबल होगा, प्रीपेड तो नहीं होगा। पेएबल लिख देता हूं ना पूरा, क्लोजिंग प्रीपेड नहीं है, ठीक है, डन। अब अगली कहानी आई और आपने 84 को लिया और डिवाइडेड बाय 9 करके इंटू 3 कर लिया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अगले पेज पे जाकर देखें, अब आखिरी जुमला क्या लिखा हुआ है। वो कहता है अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन 30 जून वर परचेजेज ऑफ 470, ये क्रेडिटर्स हैं, एंड इंश्योरेंस ऑफ 120 फॉर द ईयर 31 मार्च 16। ये सारी कहानी मैंने यहां से देख के बनाई थी, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जी अगले साल 31 मार्च 16 पे कुछ पेएबल है। क्या पेएबल है, इंश्योरेंस पेएबल है। कितने अरसे की, फॉर द 12 महीने, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, कितने पेएबल हैं, 120। इसका मतलब ये 3 महीने रह गए हैं ना, इन 3 महीनों के और अगले 9 महीनों के पैसे 31 मार्च 16 पे पे होंगे, और वो कितने होंगे, 120 होंगे। तो 120 को यूज करो क्लोजिंग पेएबल निकालने के लिए। पहले कर लो, फिर बताता हूं ये 84 क्यों आ रहा है। इधर देखो, 120 कितने मंथ्स का, 12 का, कितने पेएबल हैं, 3, टोटल
30, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जी 114। ठीक है। अच्छा, अब आपके जहनों में क्या आया कि अगर 120 बटा 10 10 बनता है ना, 10, अगर एक महीने का इंश्योरेंस का एक्सपेंस 10 रुपये है, तो फिर ये जो क्लोजिंग पे ये जो 9 महीनों का लिखा हुआ है ये फिर 90 होना चाहिए था। फिर ये 84 क्यों है? तो भाई लॉजिक ही दे सकता हूँ ऐसे कि ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया हो। भाई साल भी तो गुजर गया है ना, वो पहले उन्होंने 84 9 महीनों का लिया, उस हिसाब से ले रहे हो, मंथ का प्रीमियम कम होता हो, अब बढ़ गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ दिन लेट गए हों, लेट ना गए हों मतलब थोड़ा सा देर से गए हों, यानी 1 जुलाई को ही ना गए हों, कोई 10-15 दिन वहां से मिल गए हों, ठीक है, तो उनको कुछ पैसे डिस्काउंट मिल गए हों। वट एवर इज द केस, हमें इससे क्या, 84 पे हुए, वो कहता है 31 मार्च तक के थे, 15 तक के, और आगे क्या कह रहा है एंड पे, 31 मार्च 16 पे कितने पे करने पड़ेंगे, 120, और ये 12 महीने के हैं। अब 31 मार्च 15 तक पे हो चुके, तो ये 120 जो 31 मार्च 16 पे होने हैं, ये 12 महीनों के हैं। कब से कब तक के हैं? 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक के 12 महीनों के, तो इसलिए मैंने 120 को यूज किया है। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा बुध वाले दिन उनको। तो बोलो ना, क्या समझ नहीं आया? नींदर तो जागो थे ना पायन जी, बोलो ना, स्पेसिफाई करो बेटा। हाँ 120। फिर सुनो, 31 मार्च 15 तक कितना प्रीमियम दे चुके हैं, सवाल बता रहा है 84। क्यों 84 दिया, हमें से क्या भाई, हम गए, उन्होंने कहा जी 84 रुपए दे दो, 31 मार्च 15 तक 84 है, डन। अब 1 अप्रैल 15 से 30 जून 15 तक ये 3 महीने हमारे हैं, इसमें कितने पे तो कुछ भी नहीं हुआ, कितने एक्सपेंस बनेगा, उसके लिए लाइन आखिरी लिखी हुई थी सवाल, वो पढ़ी है आपने, पढ़ लेना, आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ी जी, ऐसे ही कर दिया आपने। उन्होंने लिखा है 30 जून 15 पे कुछ पेबल था। क्या पेबल था? वो इंश्योरेंस 120,000 की, वो पेबल कितने अरसे की है? वो कहता है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। तो ये 120 12 महीनों का एक्सपेंस है जो 30 जून 15 पे पेबल है। पे होगा शायद 31 मार्च को ही पे हो, 16 में जाके शायद अगले साल में पे हो जाए, हमारी क्लोजिंग डेट पे तो ये पेबल है। अब ये 120 कौन से 12 महीनों का है? 1 मार्च 15 से 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक, ठीक है। तो इसलिए 3 महीने 120 पे लिए। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जी पिछले महीनों का तो और था? भाई उसने कह दिया ना 31 मार्च 15 तक तो 84 पे हो गया, उसको छोड़ो, वो क्यों कम है, कोई भी बात हो सकती है, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया हो, चलो पहली बार आए हो, चलो यार 6 रुपए कम दे दो, हो सकता है हो 10 ही, 6 रुपए डिस्काउंट दे दिया हो, लेट आए हो, कुछ भी हो सकता है ना, रेट ही कम हो अब बढ़ गया हो, ठीक है। तो 31 मार्च 15 तक तो कहानी खत्म हो चुकी है। अब कहानी क्या है? 1 अप्रैल 15 से 30 जून 15 तक 3 महीनों का एक्सपेंस पे नहीं हुआ। अब वो पे कब होना है? अगले साल जाकर। कितना पे होना है? 120। कितने महीनों का? 12 का, तो 120 बटा 12। उन समझ आया? पहले जागते तो समझ आ जाता, पहले तुम यही सोच रहे थे उनको ना बता दें कुछ। डन, समझे हो? डेप्रिसिएशन बेटा जिसकी नहीं दी हुई कर लो, उसने किया हुआ है, आप ना भी करो तो कुछ नहीं, तो नोट दे देना यार तुमने रेट नहीं दिया होगा। खैर है, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां क्वेश्चन बैंक के सवालों में मिल जाती हैं, परेशान ना हो। पास पेपर में दिया होगा रेट तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे, ऐसे नहीं होगा। अक्लो दानिश ओपन कर लें।
ओके जी, सवाल कितने बजे ने ट्राई किया था घर पे? मुझे जल्दी जल्दी बैलेंसेस लिखवाने हैं, ठीक है, ताकि मैं रिक्वायर्ड बात पे पहुंच सकूं जल्द। कोई बात नहीं, आप बुक से देखें ना, बुक से देखें। इधर देखें जी, ओपनिंग डेटर्स कितने हैं सवाल में? क्लोजिंग गिवन है कितने? 48.6 भी है, ठीक है जी। इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है कितनी? क्लोजिंग गिवन है 30? नहीं गिवन है? नहीं गिवन है तो ठीक है ना, नहीं गिवन। मैं सवाल कह रहा हूं, आप जवाब तो नहीं खोल के बैठे हुए, सवाल से बताएं। क्रेडिटर का ओपनिंग 24, क्लोजिंग गिवन था। जरा नॉर्मल चीजें लिख लूं, सर को फिर बुलाना। जी क्वेश्चन है किसी का? सवाल पूरा होने दो फिर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। सवाल शुरू हो गया जी। दानिश डज नॉट कीप तेरेगी, यही तो मसला है, ड्यू टू लैक ऑफ हिज। अच्छा, ही हैज सप्लाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 31 दिसंबर 11 फॉर द रिकॉर्ड्स केप्ट इन हिज डायरी। रिसीट एंड पेमेंट्स, पता नहीं रिसीट है, पेमेंट है, कैश से, बैंक से, छोड़ो बस, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एंट्री कैश डेबिट डेटर्स कितना? 80 है ना। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, कल बात हो गई थी डिस्काउंट पे, शुक्र है। एंट्री बोले डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1.4। फिर जी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कल बात हो गई थोड़ी बहुत तो, लेकिन ये बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट नहीं जानी। इस सवाल के अंदर प्रोविजन का बैलेंस भी गिवन है, ओपनिंग नील है, क्लोजिंग गिवन है, तो इस एंट्री को वहां ट्रांसफर करके एक ही फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में लाना। बहरहाल बैड और फुल डेट रिवीजन के रहते हैं अभी, ये ऐसे थोड़ी थोड़ी रिवीजन हो रही है, फिर एंड में सब कुछ रिवाइज हुआ पड़ा होगा, फिर वो 1-2 सवाल भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि जिस किसी को कोई शुबा है भी सही वहां पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके जी 1.8 तो ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट की वजह आप प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट कर देंगे, वो कर लेंगे आप, आगे बढ़े। कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 60। क्रेडिटर बोलो 60 बोलते नहीं है सही तरह, साथ बैठ के भी नहीं बोल सकते, तुम्हें नहीं आ रहा क्रेडिटर को कितने पे किए हैं, जल्दी करो। क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट कितना? 63। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, ये वो एंट्री आ गई, वो जो नहीं हमने की थी वहां पे, दूसरी थी वो जी। क्रेडिटर डेबिट कितने से? और डिस्क रिसीव्ड, ठीक है जी, इनकम। आगे जी सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स कितने से? 3 से। फिर जी परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न की एंट्री बोले, सवाल में लिखा नहीं हुआ ये क्रेडिट है, हम क्यों क्रेडिटर को रख दें और डेटर को रख रहे हैं ये रिटर्न? मैंने कल बोला था, किसी ने लिखा ही नहीं, ठीक है। बचपन में भी ये बताया जाता है, सेल परचेज से रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सवाल में ना बताया गया हो तो हमेशा क्रेडिट अज्यूम करनी है, ठीक है ना। ये बचपन से ये बातें बताई जाती हैं, फिर जब दोबारा रिवाइज की जाती हैं तो आप कहते हैं कह रहा था बचपन की बात है, छोड़ो ना, बचपन वाली याद है ना फिर लिखनी है, लिख लिया करो ऐसी बात है। अच्छा जी परचेज रिटर्न की एंट्री, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न, लिख तो बोल तो दो पहले, क्रेडिटर डेबिट परचेज पाकिस्तान रेलवे, सॉरी जी, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न, लेकिन ना हम परचेज का लेजर बनाते हैं ना ही परचेज रिटर्न का। इन्वेंट्री का आना इन्वेंट्री में डेबिट, इन्वेंट्री का जाना इन्वेंट्री अकाउंट से क्रेडिट, तो यहाँ पे आप इसको काट के क्या लिखोगे यार? इन्वेंटोरी, तो क्रेडिटर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट पर पाकिस्तान रेलवे 2, हाँ वही आएगा, सही कह रहे हो, लेकिन मैंने ये PR लिखना जरूर है,
उसकी वजह इधर क्रेडिटर क्या हुआ, ये परचेजेस, ये परचेज रिटर्न्स, ठीक है। ओके जी, उसके बाद एक्सपेंस किए होंगे पे, आपने ड्राइंग्स की होंगी, आपने रेंट किया होगा पे, मुझे इससे क्या, ओपनिंग आप लिख चुके मेरे मतलब के, पॉइंट 3 पे आ जाएं, क्लोजिंग लिख चुके, पॉइंट 4 हमारे काम का नहीं, 5 नहीं 6 काम का है। दानिश सेल्स गुड्स, भाई सवाल बाकी तो कुछ नहीं ना करने वाला, जो करने वाली बात है वो करूंगा। ये मेरी वर्किंग 1, मेरी वर्किंग 2 और मेरी वर्किंग 3 और मेरी वर्किंग 4, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। हाँ जी, ये जो बात आपको होने लगी है ना, ये तो मैं कहता हूं आज के लेक्चर की सबसे अहम बात है। हालांकि आपको कुछ गैर अहम नहीं लगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं सबसे अहम बात है, इससे पहले कभी नहीं हुई, इसके बाद मैंने चलो कर दूंगा जी। वो भी तो मेरे बच्चे ही हैं, आप वो अगर अपना नुकसान सोच रहे हैं तो किसी और सवाल में, इसमें नहीं जी। लेकिन जब मैं ये बात करूंगा ना तो आप यूं कहेंगे यस सर, वो डर जाएंगे सारे, यार सबको आता है शायद मुझे नहीं आता, देखना फिर ये काम होगा उनके साथ। ओके, दानिश सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 40%, फॉलो द पॉलिसी, वो प्रोविजन है, कॉस्ट प्लस ओके, ये लिख के रख दिया हमने। अच्छा, अब थोड़ी सी डिस्कशन जरा इससे हटके, चलो हटके क्या, ये क्रेडिटर क्वेश्चन मार्क है, कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन मार्क है, चलो परचेज निकालो, बैलेंसिंग चीजें तो निकाले ना, चलो जरा बैलेंसिंग, चलो ये देख के ही बता सकते हो। बैलेंसिंग 60, ये 69 यहां पर आ गया, मेरी वर्किंग 3 से 69, लेकिन मसला क्या है, यहां 2 क्वेश्चन मार्क्स, आज कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकल रही, ठीक है। हाँ, डेटर में सिर्फ एक ही है 89 पॉइंट। अब ये थोड़ी सी लड़ाई वाली बात है, सवाल बाकी तो सब सही था, एक नई मुसीबत आन पड़ी थी हमारे सरों पर और उसका नाम था सेल रिटर्न्स। उसको समझने के लिए मैं आपको इंट्रो में फिर वापस ले गया हूं। आप इनकम स्टेटमेंट बनाया करते थे, नहीं, यू विल एंजॉय, आप वहां जाना एंजॉय करेंगे, टाइम मशीन में बैठे वापस चलें। सर आप बातें करते हैं, मुझे याद था वो हो ऐसे ऐसी कर दे ही नहीं सी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेंगे। सुनो सुनो, टाइम कम है, प्लीज मेरी खाने की ब्रेक होती है, चुप करो। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी, ऐसे चलता था काम। मुझे ये बताएं कि आप यहां पर कौन सी सेल्स लिया करते थे, ग्रॉस और नेट? ग्रॉस और नेट याद है आपको, शुरू में उस्तादों ने बताया होगा, सेल्स अलग रिकॉर्ड करते रहो, रिटर्न सेल रिटर्न अलग रिकॉर्ड करते रहो, यहां तक के एक वक्त आएगा बेसिक पढ़ाते हुए कि हम इनको नेट करेंगे, और फिर जब इनकम स्टेटमेंट बनाने लगे होंगे तो उन्होंने नेट किया होगा, तो हम सेल और सेल रिटर्न को नेट कर देते हैं। ग्रॉस सेल रिकॉर्ड होती है अलग, सेल अलग रिकॉर्ड हो रही होती है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल, सेल के लेजर में सेल, और रिटर्न की एंट्री क्या होती है, से रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, से रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, से रिटर्न डेबिट डेटर, ठीक है। तो ये अलग अलग पड़ी होती हैं। तो डेटर के अकाउंट में जो डेबिट साइड पे सेल नजर आती है, याद रखना ये हमेशा ग्रॉस होती है, ये हमेशा क्या होती है, अगर सवाल में रिटर्न आ रही है तो, ठीक है ना। अगर सवाल में रिटर्न नहीं है तो ग्रॉस भी वही, नेट भी वही। अगर सवाल में से रिटर्न्स हैं तो फिर डेटर के डेबिट साइड में नजर आने वाली सेल कौन सी है, ग्रॉस, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे बताएं, मैं यहां पर ग्रॉस सेल्स माइनस सेल रिटर्न्स करके ही फिगर लेके जाया करता था ना, याद आया कुछ? क्योंकि जो सेल रिटर्न होती है वो हमारी सेल नहीं होती है। मैंने गलत बोला? सेल जो रिटर्न हो गई तो वो सेल है, बोलो। सेल रिटर्न इज नॉट आर सेल, और हम यहां पे ले क्या रहे हैं, कॉस्ट ऑफ नॉट आर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ नॉट आर सेल। हाँ, कभी ऐसा पढ़ा था? ओ चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मरे। इतनी अहम बात कर दी मैंने,
किसी ने क्या बोला मैंने, बोलो, ये चुप सब चुप सब चुप, क्या बोला मैंने? ये देखा, मैंने $1,00,000 का जुमला बोला है, वो तुमने सुना? तुमने साथ वाले को भी नहीं सुनने दिया। खड़े हो जाओ ना जरा, रुक करो, खड़े हो जाओ। क्या बोला मैंने यहाँ पे? ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ नहीं, मैंने बोला कुछ और था। दरवाजा बंद करो। डरा लिया जी। मैंने कहा सेल में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, ना कि सेल में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉट आर सेल। सेल रिटर्न इज नॉट आर सेल। तो ये जो सवाल से आपने सेल्स निकाली हैं, ये कौन सी सेल्स हैं? ग्रॉस। और आपकी सेल रिटर्न कितनी है? ये यहां करके लिख लेते हैं जरा, समझ आ जाए। ये ब्लू से ये 89.8 और ये 3 और ये रूल मैंने पिछली क्लास में लिखवाया, लेकिन सबर लेकिन आपको नहीं लिखवा रहा, क्योंकि बुधवार दिन बच्चों ने आना ही, उस दिन लिखवाऊंगा, याद कराना। सुनो बात करता हूं मैं, तुम मुझे इन्वेंट्री की तरफ अभी लेके ना जाओ, बात करता हूं उसकी। हाँ मैं करता हूं कि सेल रिटर्न की एंट्री कहाँ गई, 1 मिनट दे दो मुझे जी। उसूल जो ज़बानी बोल रहा हूं ये लिखेंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे को। वो क्या है? अगर सवाल में सेल रिटर्न्स हो और हमें सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़े, तो पहले सेल्स जो हैं उनको नेट ऑफ रिटर्न करेंगे। नेट सेल्स को यूज करके ही कॉस्ट ऑफ सेल निकल सकती है। और दूसरी बात जो मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को ही लिखवाऊंगा, आपको भी उनको भी, वो अभी अप्लाई नहीं हो रही। वो क्या है? अगर कभी कॉस्ट ऑफ सेल से यूज करके सेल निकालो और सवाल में रिटर्न भी हो, तो डेटर के लेजर में लिखने के लिए उनको ग्रॉस अप भी करना पड़ सकता है। ठीक है, बहरहाल फिलहाल इतनी बात। सवाल तो आपने दोबारा करना ही है, अप्लाई कीजिएगा इस रूल को भी। अगर सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है और सवाल में सेल रिटर्न्स आ रही हैं, तो आप पहले क्या करोगे? सेल्स को बोलो, सेल्स को नेट ऑफ रिटर्न करोगे। ये नेट सेल्स को आप यहां लेकर जाओगे। चाहिए क्या आपको? कॉस्ट ऑफ सेल। आज मैंने बदल दिया इसका फॉर्मूला, मैंने लिखा नेट सेल्स ओवर 140 इंटू 100। अब नेट सेल्स 89.8 की बजाय 80 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय टोटल 62। ये जी प्लीज वर्किंग 462 और सवाल खत्म हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंसिंग। समझ आया? एक बात, एक सवाल बहुत अहम है जो इस बच्चे के जहन में आया है, सुन लो, घर जाके सोचते ना रहना। आपको परपेचुअल सिस्टम जैसा जो है, तो परचेज सेल रिटर्न की एंट्री भी 2 होनी चाहिए थी। सेल की एंट्री, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया आपने, तो सेल रिटर्न के वक्त भी तो ये एंट्री करो ना कि कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट। सुनो, नहीं जरूरत, जो चीजें रिटर्न हो चुकी हैं क्लोजिंग में आएंगी, क्लोजिंग में पड़ी होंगी ना। तो जब वो चीजें क्लोजिंग में ही पड़ी हैं, तो फिर जब उनको हम बढ़ाएंगे तो उसके बढ़ने वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट ही करनी है ना। बहरहाल मजीद बात इस पे करेंगे। फिलहाल ये याद रखना बस कि हमने नेट सेल्स लेनी है कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए। ठीक है।